राधिका रसोई में खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन खत्म हो चुका है और परेशान होकर अपने पति मोहन से कहती है, सुनिए जी, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, एक समय का खाना भी बन नहीं पा रहा है। आप एक बार अपने भाई से जाकर बात करो, वो हमारी थोड़ी तो मदद कर ही देंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और सोहन भैया से बात करता हूँ। मोहन तुरंत अपने बड़े भाई सोहन के घर के लिए निकल जाता है। सोहन बड़े से घर में अपनी बीवी के साथ बहुत ठाट बाट से रहता था। मोहन वहाँ पहुँचता है तो सोहन और उसकी पत्नी चारू बैठी होती है। मोहन को देखकर उसका भाई सोहन कहता है, अरे तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? लगता है किसी काम से आए हो। और नहीं तो क्या, पड़ी होगी कोई मुसीबत और आ गए यहाँ फटा झोला लेकर। माफ करना भैया, ये फटा हुआ झोला लेकर मैं कुछ मांगने नहीं आया, बल्कि अपना हिस्सा मांगने आया हूँ। इतना बड़ा घर है, जमीन है, पिताजी के मरने के बाद सब कुछ आपने ले लिया था, तो कम से कम मुझे मेरा हिस्सा तो दे दीजिए। क्या कहा तुमने? हिस्सा? अरे कौन से हिस्से की बात कर रहे हो? अरे भूल गए क्या? तुम मेरे सौतेले भाई हो, सड़क से उठा कर लाए थे तुम्हें, और किसी अनाथ या सौतेले को कोई हिस्सा नहीं मिलता। भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ और पिताजी ने तो कभी हम दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया। उनका कहना तो ये था कि हम दोनों भाई हमेशा मिलके एक साथ रहे, तो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। अरे रिश्ता होता तो मैं तुम्हें हिस्सा जरूर देता। मोहन काफी निराश हो जाता है और बाहर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी सोहन की पत्नी चारू कहती है, सोहन जी, मोहन सही कह रहा है, हमें उसका हिस्सा दे देना चाहिए। ये तुम कैसी बात कर रही हो चारू? सोहन जी देखिए, अगर हम इसे इसका हिस्सा नहीं देंगे और ये बात आसपास के समाज में पता चलेगी तो लोग तो हमें ताने ही मारेंगे ना। और वैसे भी आपको हमारी वो जमीन याद है ना जो बंजर पड़ी है, आप उसे वो जमीन दे दीजिए। इसको जो करना है करेगा, हमारा भी पीछा छूटेगा कि हमने कुछ तो दे दिया। मोहन, वो जो गांव के बाहर की जमीन है वो तुम रख लो। तुम्हारी भाभी सही कह रही है, तुम आखिर हो तो मेरे भाई, तुम्हें इतना तो मैं दे ही सकता हूँ। भैया वो जमीन तो बंजर है, मैं उस जमीन पे क्या ही कर पाऊंगा। अरे वो तो तुम जानो यार, तुम अपना हिस्सा लेने आए थे तो अपना हिस्सा पकड़ो, और नहीं लेना तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मोहन चुपचाप वहाँ से घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। सब सुनने के बाद राधिका कहती है, अरे कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, अब तक हमारे पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था, अब तो कुछ है ना, हम उस पर ही मेहनत करेंगे और उसे उपजाऊ बनाएंगे। अगली सुबह राधिका और मोहन गांव के बाहर वाले खेत में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि जमीन पर बहुत सारे छोटे बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। ये देखकर मोहन कहता है, यहाँ तो कितने सारे कंकर और पत्थर है, इस जमीन पे हम कितनी भी मेहनत करें कुछ नहीं होने वाला। सुनिए जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम सारे कंकड़ पत्थर निकाल कर इसे उपजाऊ जमीन में बदल देंगे। दोनों बहुत मेहनत करते हैं और धीरे धीरे करके जमीन के सारे कंकड़ पत्थर निकाल कर एक तरफ जमा कर देते हैं और जमीन पर सिंचाई भी करने लगते हैं, जिससे वे जमीन उपजाऊ हो जाती है। दोनों की मेहनत तो रंग लाती है, लेकिन अब उनके पास बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए मोहन वापस से अपने भाई के पास जाता है। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। तुझे मैंने इतनी बड़ी जमीन दे दी, अभी तेरा पेट नहीं भरा, फिर आ गया पैसे मांगने? भैया मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि कुछ पैसे उधार मांग रहा हूँ। कुछ समय बाद मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे तेरे पास खाने तक के पैसे हैं नहीं तो कैसे चुकाएगा पैसा? चल निकल यहाँ से। सोहन अपने भाई को पैसे नहीं देता। मोहन उदास घर आ जाता है और परेशान होकर बैठ जाता है। अपने पति को परेशान देखकर राधिका तुरंत अपने सोने की बाली लाती है और उसे देते हुए कहती है, सुनिए जी, आप ये बालियां ले लीजिए और इसे बेचकर बीज और खाद का इंतजाम कर लीजिए। ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, हम कुछ और सोचते हैं ना। मैं जानती हूँ कि ये बालियां मेरे लिए बहुत कीमती हैं, लेकिन इस समय हमारे लिए बीज और खाद से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। और बालियों का क्या है, जब पैसे कमा लेंगे तो वापस से आप मुझे बालियां दिलवा देना। राधिका की बात मोहन समझता है और बालियां लाल पोटली में लेकर जंगल के रास्ते शहर जाता है ताकि वो बालियां बेच सके। लेकिन तभी जंगल में दो डाकू मोहन को घेर लेते हैं और उनमें से एक डाकू पोटली को देखते हुए कहता है,
इस पोटली में क्या है? मुझे दे दो वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे मुझे छोड़ दीजिए। लगता है प्यार से हमारी बात समझ नहीं आई। वो गुंडे मोहन को बहुत मारते हैं। उसके हाथ से वो लाल पोटली लेकर चले जाते हैं जिसमें बालियां थीं। मोहन बहुत निराश हो जाता है और खुद से कहता है, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जिंदा ही क्यों? मेरी पत्नी ने अपनी कीमती चीज मुझे दी और मैं उसे संभाल तक नहीं पाया। अब मेरे जीने का फायदा ही क्या है? एक काम करता हूँ, मर ही जाता हूँ। मोहन वहाँ से चलने लगता है और तभी मोहन को एक नदी दिखती है। मोहन नदी के पास जा रहा था कि उसे एक बाबा रोकते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मैं किसी काम का नहीं हूँ बाबा। आज नदी में कूदकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें मरने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन जब तुम नदी में जा ही रहे हो तो मुझे थोड़ा सा पानी तो पिला ही सकते हो ना। मोहन बाबा की बिना मदद किए ही नदी की तरफ जाने लगता है। तभी उसे बहुत बुरा लगता है और वो खुद से कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? वो बाबा बेचारे बूढ़े हो चुके हैं और मैं उन्हें पानी तक नहीं पिला पा रहा हूँ। मोहन नदी के पास जाता है और एक बर्तन में पानी भरकर बाबा के पास लेकर आता है। बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, तुमने मेरी बहुत मदद करी है, वरना मैं शायद आज प्यास से ही मर जाता। मेरी तो कोई मदद भी नहीं कर रहा, मुझे बस हर तरफ से निराशा ही मिलती है। मोहन सारी बात बाबा को बताता है और रोने लगता है। ये सुनकर बाबा थोड़ा इधर उधर देखते हैं। ये जादुई शिमला मिर्च है, तुम शिमला मिर्च के बीज को अपने खेत में डाल देना और सिंचाई करना, फिर तुम खुद देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा तुम्हारे साथ। मोहन वो जादुई शिमला मिर्च ले लेता है और बाबा को प्रणाम करके घर आ जाता है और सारी बातें अपने पत्नी को बताता है। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी खेत जाते हैं और हर तरफ शिमला मिर्च के बीज बिखेर देते हैं। बीज तो हमने डाल दिए, अब देखते हैं ये जादुई शिमला मिर्च क्या जादू दिखाती है। आप अपनी मेहनत और बाबा के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। शाम हो चली थी। दोनों अपने घर आकर सो जाते हैं और अगली सुबह खेत जाते हैं तो देखते हैं हर तरफ छोटे छोटे शिमला मिर्च के पौधे हो चुके थे। ये देखकर राधिका बहुत खुश होती है और कहती है, यहाँ तो सच में हर तरफ शिमला मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, वो भी इतनी जल्दी। अब दोनों पति पत्नी आगे भी खूब मेहनत करते हैं और कुछ समय बाद उनके खेत में ढेर सारी शिमला मिर्च होती है। एक टोकरी शिमला मिर्च लेकर वो अपने भाई के घर जाता है और खेत देने के लिए उसका धन्यवाद करता है। बाकी शिमला मिर्च बेचकर वो अच्छे पैसे जमा कर लेता है और राधिका को वो बालियां भी खरीद कर देता है और इसी तरह से दोनों पति पत्नी मेहनत करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं।